तो आज हम बात करेंगे प्याजे चचा वाइगॉस्की ब्रो और कोहलबर्ग अंकल की। ये आप लोगों ने प्याजे का तो नाम रखा ही हुआ है, तो मैंने दो और नाम आपको दे दिए हैं। उस पर चर्चा बाद में करेंगे, बट आज का सेशन कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 4 से 5 नंबर कम से कम प्याजे वाइगॉस्की ले जाते हैं और 1 नंबर तो कोहलबर्ग लेकर के ही जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। और प्याजे वाइगॉस्की तो आपके लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी कई बार मैथ्स में और ईवीएस में भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको मैं ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, इसको आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, जिनको देख के हल्की सी कंफ्यूजन आएगी, जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम में थोड़े से घुमा करके पूछे गए। तो शब्दों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है या खेला जा सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, तो वो कीवर्ड्स ज्यादातर जगह पे लागू होते हैं, लेकिन कहीं पर उसको अगर घुमा करके यूज किया है लैंग्वेज को, तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो पियाजे की जो थियरी है, इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले तो हमें नाम याद रखना है कि पियाजे की थियरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर अ पार्ट ऑफ, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, यानी पूरक क्रियाएं हैं एक दूसरे की, जिनको हम संयोजन या समावेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी किसको बनाती हैं मिलकर के, या किसके अंदर ये आती हैं। सिंपल बात पूछिए हमसे, तो हमें पता है जेडपीडी का प्याजे से कोई लेन देन है नहीं, वाइगॉस्की से है। कॉन्सेप्ट मैप्स की ऐसे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई फ्लो चार्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम और इन सब का यूज करते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट के जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो ऐसी भी यहाँ कोई बात हुई नहीं है, प्याजे एज सच बात कर भी नहीं रहे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं है। बात है प्याजे की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, जो अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन की एक प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों शामिल हैं। अडेप्टेशन क्या है, आप लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस या नई सिचुएशंस में कैसे ढलते हैं, या पुरानी चीजों को कैसे एडजस्ट करके अपने स्कीमा में, अपने स्कीमा मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग, जो पूर्व ज्ञान है आपका, जो भी आपके दिमाग में सेट है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, while Jean Piaget gives importance to dash in children's learning, Lev Vygotsky considers dash to be important, यानी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगॉस्की डैश को। अब आपको इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे नंबर 1 पे पूछा है कि जीन पियाजे किसको ध्यान में रखते हैं, तो पियाजे नंबर 1, वाइगॉस्की नंबर 2। तो आपको सबसे पहले देखना है पियाजे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या पियाजे मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको वो जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, जो हेरिडेटरी वैल्यू है मैचुरेशन, यानी परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। बात तो सही है, पियाजे तो कहते हैं हाँ, तो पहले पियाजे ही है नंबर 1 पे, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाइगॉस्की कल्चरल टूल्स को, यानी सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, कि संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति में चीजें चली आ रही हैं, जो भी समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो भी हम रामायण महाभारत वॉटएवर जो भी हमारे आसपास या हमारी जनरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, उनसे हम सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगॉस्की यही कहते हैं। वाइगॉस्की 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसमें से कल्चर यहाँ है। पियाजे और वाइगॉस्की दोनों में से कोई भी रीइंफोर्समेंट का बहुत ही ज्यादा मानने वाला व्यक्ति नहीं है। और ये बात, रीइंफोर्समेंट जैसी बात, पनिशमेंट जैसी बात कौन करता है, बिहेवियरिज्म करता है, बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग करेंगे। चेंज इन स्कीमास, ये तो बात पियाजे की होगी, और नंबर 2 पे तो हमें वाइगॉस्की को लगाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगेन याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रिल और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, यानी रचनावाद, जिसपे पियाजे और वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं। रीइंफोर्समेंट अगेन बिहेवियरिस्टिक बातें हो गई, ये व्यवहारवादी पक्ष की बातें हो गई। वहीं पियाजे और वाइगॉस्की क्या है, रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं बच्चा रचना करेगा। ये कह रहे हैं बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दो, रीइंफोर्समेंट दे दो, पनिशमेंट दे दो, व्यवहार में चेंज करा दो। जबकि पियाजे वाइगॉस्की कह रहे हैं भाई वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कौन, बच्चा। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे वाइगॉस्की करते हैं। ड्रिल, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट इनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं है। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात व्यवहारवाद करता है। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अकॉर्डिंग हो सकता था, बट यहां वाइगॉस्की होगा नंबर 2 पे, तो ये हो नहीं सकता सही। तो आपको पता है, यानी सबसे पहले हमें पियाजे को ढूंढना है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्वता, यानी यहां मेच्योरिटी आनी चाहिए, और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कल्चर, यही एक ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं कई लोगों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा एक बार।
वाइगॉस्की से ही है एक और क्वेश्चन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका 50% काम क्वेश्चन को पढ़ के खत्म हो जाता है। यानी वाइगॉस्की के अनुसार क्या नहीं है। एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करना। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में वाइगॉस्की किस बात को नहीं मानते हैं, बढ़ावा देना नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है भाई, किस चीज को बढ़ावा देना। अगर बात वाइगॉस्की की माने, वाइगॉस्की की बात क्यों माने हम हैं, वाइगॉस्की ब्रो क्यों है, आज के लिए हमने वाइगॉस्की को ब्रो कहा है और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए लेट्स लर्न। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि 75% लोग दे रहे हैं, जबकि ये एकदम सही है, आप जीत गए हैं 1 नंबर। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसकी बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात पियाजे वाइगॉस्की की आएगी तो एक चीज नेगेटिव होगी, वो है एक तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल किसी किसी केस में या प्रैक्टिस किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है 99% केसेस में पियाजे और वाइगॉस्की की अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये व्यवहारवाद की बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं अगर आप पियाजे और वाइगॉस्की की डिक्शनरी में देखेंगे तो, है ना। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल हो गया। पनिशमेंट लिख लेते हैं, पनिशमेंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता है रट्टा लगाओ और उगल दो पेपर पे। रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। वो तो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे और रट्टे लगाने को एक्टिव रखना नहीं कहते, है ना। यदि बच्चा रट्टे लगाने में एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं कहते जब वो मीनिंगफुल लर्निंग करे। तो आंसर क्या होगा भाई, यहाँ नॉट पूछा था, तो गाइडेड एक्सचेंजेस यानी निर्देशित आदान प्रदान, ये बात पियाजे के अकॉर्डिंग, सॉरी वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं हम समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीख रहे हैं, वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो एज में छोटे हों या बड़े हों, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, गाइड अगर हमें कोई कर देगा तो हम सीख जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे सीखता है, कुछ चीजें अपने अंदर भरता है और अपना ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे भी ग्रुप में सीखने की बात होगी, वाइगॉस्की कूद के कहेंगे यस यस यस, है ना। तो ये बात डी ऑप्शन यहां गलत हुआ। सिर्फ रिकॉल करना, जो याद किया था उसको रट के सुना दो, दोबारा पेपर पे लिख दो एज इट इज, इसकी बात वाइगॉस्की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं, रटने को प्रमोट करेगी ऐसी बात, जबकि हमें बच्चे को रटवाना नहीं होता, ये तो आप भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। कैरल ग्लिगन एक महिला हैं अभी भी। कैरल ग्लिगन की अगर हम बात करें, ये पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के संदर्भ में एक ही व्यक्ति जीवित हैं, वो हैं कैरल ग्लिगन। अभी बाकी सब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस, यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना या उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तर्क रखा, भाई कोई भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो कुछ तो तर्क होगा उस बात में। तो एक तर्क क्या रखा कि कई बार तर्क लगता है कि है बट होता नहीं है, बट इनकी बात में तर्क है। ये क्या कह रही हैं? कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं, यानी ये जेंडर बायस थियरी है। जो नारीवादी नैतिकता क्या होती है कि मतलब फीमेल्स कुछ चीजों को ध्यान में रखती हैं, उस चीज का ध्यान इस थियरी में नहीं रखा गया। वो क्या है? वो है हमारा एथिक ऑफ केयर या मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स फॉर दी सोसाइटल गुड। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एन एथिक ऑफ केयर। यानी कैरल ग्लिगन ये कह रही हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल उनसे ज्यादा केयरिंग दुनिया में कोई नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें केयर का भाव ज्यादा देखा जाता है। कुछ तो इनहेरेंट है, ये मैं कह रही हूं अपनी तरफ से, कुछ तो इनहेरेंट है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी है, भाई वो मदर्स हैं या बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें इसमें सही हैं। अदरवाइज जो ज्यादातर, अब ऐसा ग्लिगन भी कह रही हैं, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कंडीशन भी किया जा रहा है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो कंडीशनिंग भी है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो इस तरह का है समाज में कि भाई आपको अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो आप कहेंगे माँ से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, है ना, वो तो बनी ही सेक्रीफाइस के लिए है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि वो माँ अच्छी नहीं है जो अपनी चिंता करे बच्चे की ना करे, जबकि अगर जो माँ अपनी चिंता नहीं कर सकती वो बच्चे की कैसे कर पाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें एन एथिक ऑफ केयर,
तो फीमेल्स की मॉरलिटी में केयर की भावना ज्यादा देखी जाती है और मेल्स की मॉरलिटी में एथिक ऑफ जस्टिस ज्यादा देखा जाता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? रूल्स पर रिजिड रहना या रूल्स और लॉजिक के हिसाब से चलना। लॉजिक और रूल से मिलकर के हम कहते हैं कि जस्टिस बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक ऐसी बात है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सारी महिलाएं ही ऐसी होती हैं, बट मेजॉरिटी की यहां बात हो रही है। ठीक, तो लॉजिक और रूल, और उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग, जो सामाजिक अपब्रिंगिंग है हमारी, वो भी तो हमारे तर्कों पे प्रभाव डालती है ना। तो देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर जो है फीमेल्स की मॉरलिटी में होता है, इस चीज का ध्यान कोहलबर्ग ने नहीं रखा। और ये जेंडर बायस थ्योरी, सारे सैंपल्स जो थे वो मेल्स थे। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स नहीं। क्या आंसर होगा? डी वैल्यू क्या है? फेमिनिन मॉरलिटी को, जो यानी फेमिनिन मॉरलिटी किस चीज पे जोर देती है? वो है देखभाल की नैतिकता या केयर की नैतिकता। अगर मेल्स की बात होती तो एथिक ऑफ जस्टिस हो जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और क्वेश्चन है, ये तो प्याजे से आ गया। तीन क्रिटिसिज्म है या तीन तरह से क्रिटिक करती हैं। अगर कैरल गिलिगन की ही बात करें, एक तो वो इसको जेंडर बायस कह रही थी कोहलबर्ग की थियरी को। दूसरी बात है कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल है, ऐसा मतलब इसमें कल्चर के प्रभाव को इग्नोर कर दिया गया है। किसी कल्चर में चाहते ना चाहते माँ बाप को छोड़ के आना, अनाथालय बोल रही हूं, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं, वहां अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे इस चक्कर में नहीं करते क्योंकि उनको सोसाइटी से वो चीज झेलनी पड़ेगी। कई जगह पे नॉर्मल माना जाता है। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि कल्चर के एस्पेक्ट को उतना ध्यान में नहीं रखा गया और सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार में ही बना दिया। और तीसरा उनका क्रिटिसिज्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में आप। इन पिजेशियन थियरी यानी पियाजे के सिद्धांत में द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स द, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, क्वेश्चन है इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे 2 कीवर्ड हैं या हम कह सकते हैं 3 कीवर्ड हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्कीमा को। देखो, ट्रांसफॉर्म या चेंज दोनों ही केस में होता है, मैंने आपके साथ थियरी में डिस्कस किया है। क्योंकि जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हैं तब भी आपका जो स्कीमा है, मान लीजिए ये घर है, ये दिमाग है, इसमें अगर आपने कुछ नया ऐड किया तब भी चेंज तो हुआ, जो पहले से था वो उसमें कुछ तो चेंज आया होगा। और अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब भी इसमें चेंज आएगा। तो चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है। ये बात आपको रेयर ही कोई बता पाएगा। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चेंज तो दोनों में ही होगा। अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके आगे की कहानी समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिजेशियन थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जो बच्चे इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, मॉडिफिकेशन की बात को हम जोड़ते हैं ज्यादातर किससे, एकोमोडेशन से, जो कि बात सही भी है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफॉर्म किया है स्कीमा को, मॉडिफाई किया है स्कीमा को नए अनुभव को जोड़ने के लिए। जब आप नया स्कीमा बनाते हैं, जब आप पुराने स्कीमा में चेंज करके मॉडिफाई कर देते हैं उसको, तो ये बात क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, 73% लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सीटेट वालों ने हिंदी में ऑप्शंस गलत दे दिए थे। एकोमोडेशन को, यहाँ पे एसिमिलेशन को उन्होंने समायोजन लिखा हुआ था और इसको कुछ और लिखा हुआ था, अनुकूलन लिख दिया था एसिमिलेशन को, जबकि अडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लगे तो उसको इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लेना है, क्योंकि जो फाइनल होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। यदि हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है तो फाइनल इंग्लिश को ही माना जाएगा। तो उस चक्कर में आप इस तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाले, या जिनमें कीवर्ड्स होते हैं, उनको जरूर पेपर में हिंदी इंग्लिश में दोनों का ऑप्शन होता है, आप उसको चेंज करके जरूर देखेंगे लैंग्वेज को। तो इसका आंसर जो है वो एकोमोडेशन। देखो, कंजर्वेशन और सेंट्रेशन तो आपको नहीं ही लगा होगा ये देख करके। कंजर्वेशन होता है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के चेंज होने से, यानी 200 ml पानी 200 ही रहेगा, टब में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डाल दो। ठीक। सेंट्रेशन क्या है, किसी एक ही चीज पे फोकस करना, यानी आपको यदि ये बॉटल दिखाई जाए तो आपका सिर्फ इसके रंग पे ध्यान जाएगा, यानी आप इसकी शेप, आप इसकी क्वांटिटी, ये किस मेटल से बनी है, क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित है, एक ही चीज पे सेंटर्ड है आप, इसकी वजह से कंजर्वेशन पर नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इतनी डिटेल में चले और फास्ट चलना है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नए अनुभव की, ये बंद करना है शायद, इससे एलर्जी ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, इसकी स्मेल ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करती हैं और संशोधित करती हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए, यानी एकोमोडेशन है, समायोजन है, कुछ नया
ऐड करने के लिए स्कीमा को ट्रांसफॉर्म किया है, मॉडिफाई करना पड़ा है, स्पेशली लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? एकोमोडेशन। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, इसमें आप घबराएंगे। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल मिलता जुलता है, हल्का सा चेंज है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम। देखिए ट्रांसफॉर्म यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा था, यही बात हमने की थी। चेंज तो एसिमिलेशन में भी होता है आपके स्कीमा में, और एकोमोडेशन में भी होता है। चेंज तो होना निश्चित है भाई। कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में जाएगी तो वो जो पहले से है दिमाग में, उस चीज को कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक बात है या नहीं है? मैथ्स और ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए राधिका, डेट अभी अनाउंस नहीं हो रही, इसलिए मैं भी बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ। मिल जाएगा, अभी दिए नहीं है मैंने नोट्स, दे दूंगी, 3 सब्जेक्ट के दे चुकी हूँ, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, तो 74% 73% लोग यहाँ ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू। देखिए जब फिट करना पड़े एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, तो समझ जाइए जो आपके पास पहले से है उसमें फिट किया है, मॉडिफाई करके चेंज या कुछ नया स्कीमा नहीं बनाया है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब एसिमिलेशन है। सिंपल। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्म तो होना ही है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब आत्मसात किए हैं आप, आपने ऐड किया है कुछ। यदि आप कुछ नई स्कीम्स में जोड़ रहे हैं, या नई स्कीम्स जोड़ रहे हैं, या नए एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ गड़बड़ हुई है जिसमें आपने जस्ट फिट नहीं कर लिया, पुराने को मॉडिफाई किया या नया स्कीमा बनाया, तो उस केस में एकोमोडेशन होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। फिर से समझते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जो आज वर्तमान स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है, ताकि उसमें ऐड कर सके। यानी एक नए प्रकार का डॉग देखा और उसको अपने आज के डॉग के स्कीमा में ऐड कर लिया, तो ये एसिमिलेशन है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, यदि एग्जिस्टिंग, सिंपल याद रखिएगा, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड किया है, तो सिंपल बात है एसिमिलेट किया है। इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा था इससे पहले वाले ऑप्शन में। फिर से पढ़ेंगे कि जो पियाजे की थ्योरी है, एक प्रोसेस जिसमें बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए। जब नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए नया स्कीमा क्रिएट करना पड़े या पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, तो एकोमोडेशन। जब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो पहले से है आपके पास, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन है। ये हल्की सी बात जरूर ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।